गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे जो दो वीडियो लास्ट मेरे थे जम्मू एंड कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड को अगर आपने नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यानी कि रेजिडेंशियल के लिए कमर्शियल के लिए कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो रेगुलेशन है 2022 तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने दो वीडियो पहले भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे खाली इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म नंबर जो 1 होता है, जो एप्लीकेंट अप्लाई करता है इसके लिए CLU के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए। तो इसमें हम इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म नंबर 1 को, उस एप्लीकेशन को जो एप्लीकेंट करता है अप्लाई। सबसे पहले जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसके लिए पिछले वीडियो में हमने देखा था रेवेन्यू एक्सट्रैक्टर चाहिए, जमाबंदी, गिरदावरी, तदीमा, कॉपी ऑफ सेल डीड, म्यूटेशन अगर जिस तरीके से उसको ज़मीन मिली है वो चाहिए, अगर विरासत इंतकाल है, इनहेरिटेंस म्यूटेशन है, या उसने गिफ्ट में ली है, या उसने खरीद की हुई है, इसकी कॉपी चाहिए। साइट प्लान उसका जो है यहाँ पे वो बना रहा है उसका साइट प्लान चाहिए। उसके बाद अगर कहीं पेट्रोल पंप लगाना है, गैस प्लांट लगाना है, या कोई इंडस्ट्री कुछ और किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है उसके लिए वहाँ से कॉपी ऑफ इंटेंट होता है उसकी कॉपी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर CLU के लिए। जब आपने अप्लाई करना है तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर अपलोड करने के लिए। तो आइए चलते हैं, मेन हमारा जो इस वीडियो का पार्ट है दैट इज फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा होगा साइड पे, तो फॉर्म नंबर 1 जो है ये शुरू होता है एप्लीकेशन से टू द कलेक्टर, टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम सांबा से हैं तो हम यहाँ पे आपको फिल करना होगा डिस्ट्रिक्ट सांबा, ठीक। अगर आप उसके बाद नीचे आता है सर वी या आई जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो आई आ जाएगा, दो आई एंड वी है, आई आगे है। रिजाइडिंग एट विलेज, फलाना फलाना विलेज में रहते हैं हम लोग, तो तहसील जैसे मैं रहता हूँ बीजापुर में, मैं लिख देता हूँ बीजापुर, तहसील भी बीजापुर, डिस्ट्रिक्ट सांबा। इस तरीके से आपने इसको इस फॉर्म को फिल कर लेना अपना एड्रेस देके, ठीक। उसके बाद ये पहले जो इसकी आइटम आती है दैट इज फुल नेम एंड पेरेंटेज ऑफ एप्लीकेंट। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपनी पेरेंटेज क्या करनी है, डालनी है। उसके बाद फुल पोस्टल एड्रेस, आपका जो पोस्टल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, काम धंधा क्या है, जॉब है, जो भी है, विलेज, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट वेयर द लैंड इज सिचुएटेड। अब वो वाला आपका एड्रेस कहीं और का भी हो सकता है। अब ये जो है ये पॉइंट नंबर 6 जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस गाँव में, विलेज कौन सा है, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यहाँ पे आप उस लैंड का लैंड यूज चेंज करवाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ये वो वाला विलेज होगा आपका। रेजिडेंशियल विलेज नहीं होगा, यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल विलेज नहीं भरना है, यहाँ पे आपने भरना है वो वाला विलेज, जो वाला विलेज आपका वो है यहाँ पे आपकी लैंड सिचुएटेड, ऐसा लिखा हुआ है विलेज ऑफ तहसील, वेयर विलेज, गाँव का नाम, तहसील कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जहाँ पे आपकी वो वाली लैंड सिचुएटेड है जिसका आपने क्या कराना है, CLU कराना है, ठीक है। नहीं मैं बीजापुर में रहता हूँ, हो सकता है मुझे सांबा में CLU कराना है, तो इन दैट केस यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे अपना एड्रेस नहीं भरना है। खसरा नंबर, आपका खसरा नंबर मान लो 118 जो भी होगा, केवट, खाता, ये दोनों चीज़ें बननी होगी। ये आपको मिल जाएगा कहाँ से, जो जमाबंदी की नकल होगी, जो आपने जमाबंदी की नकल होगी वहाँ से केवट, खाता, खसरा तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी गिरदावरी की नकल जो होगी, जमाबंदी की नकल जो होगी उससे म्यूटेशन जो होगी उसको, उससे आपको केवट भी मिल जाएगी, खाता भी मिल जाएगा और खसरा भी मिल जाएगा। रही बात खसरे की, खसरा आपको गिरदावरी की नकल से भी मिल सकता है, वहां से आप उसको लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद मोड ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, कि आपको जो जमीन को कैसे मिली है, इनहेरिटेंस मिली है, मतलब विरासत इंतकाल, फादर की डेथ होने के बाद आपको मिली है, या गिफ्ट डीड मिली है, पिताजी ने गिफ्ट की है, भाई ने गिफ्ट की है, किसी और ने गिफ्ट की है, आपको हिब्बा किया हुआ है। उसके बाद जब सेल डीड आपने खरीद के ली हुई है तो वो आपने यहाँ पे भरना है। तो अकॉर्डिंगली इनहेरिटेंस का, अगर इनहेरिटेंस में मिली है आपको ज़मीन
तो आपको इनहेरिटेंस की म्यूटेशन लगा देनी है, इंतकाल लगा देना है। अगर आपने सेल डीड ली है, सेल डीड की कॉपी प्लस इंटो लगा देना है, इंतकाल की कॉपी, म्यूटेशन कॉपी लगा देनी है, ठीक। अब पर्पस फॉर विच लैंड इज टू बी यूज्ड, 10th स्टेप आता है कि किसके लिए आपने लैंड यूज करनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेजिडेंशियल के लिए, कमर्शियल के लिए, या बिजनेस के लिए, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिखना है क्लियर फॉर्म में, ठीक। और जो आपने लिख दिया यहाँ पे उसी की अगर CLU हो गई तो यू कांट चेंज, आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट यूज ऑफ लैंड, 12वां पॉइंट है प्रेजेंट यूज ऑफ लैंड। क्या है, वेदर कोई बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कोई और बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ कोई और नॉन एग्रीकल्चर पर्पज का काम होता है, वहाँ नहीं होता है, ये आपने 12वें में लिखना है। अगर वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेजिडेंशियल लिख दो, है कुछ तो लिख दो, नहीं होगा तो वेकेंट लिख सकते हो, खाली लिख सकते हो, है ना। वेदर द लैंड इज सिचुएटेड, अब अगला अर्बन एरिया में है जहाँ रूरल एरिया में है। अब आप देख सकते हो कि आपकी जमीन अर्बन में है जहाँ रूरल में है, वो अकॉर्डिंगली आपको पता ही होगा। ये है इसके स्टेप्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टेप नंबर 14 जो है, द पॉइंट नंबर 14 कह लो, वेदर द लैंड इज नियर एयरपोर्ट के पास है, रेलवे स्टेशन के पास है, रेलवे स्टेशन की लाइन के पास है, नेशनल हाईवे के पास है, डिस्टेंस डिफेंस एरिया के पास है, जहाँ कोई हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके पास है, जेल प्रिजन के पास है, जल शक्ति के पास है, ट्रांसमिशन लाइन के पास है, जहाँ किसी बरियल ग्राउंड शमशान घाट के पास है, यानी कि रेलवे के पास है, रेलवे लाइन के पास है, जहाँ एयरपोर्ट के पास है, नेशनल हाईवे के पास है। नेशनल हाईवे से डिस्टेंस कितना वो भी मेंशन करना होगा, नेशनल हाईवे के पास है। अगर है तो आपने उसमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस भर देना है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो भी है, ठीक। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जितना भी डिस्टेंस होगा तो वो आपने भर देना है। वेदर द लैंड इज अंडर एक्विजिशन, क्या वो जमीन किसी महकमे ने एक्वायर तो नहीं की है, क्या आप रोड के ऊपर है तो क्या वहाँ पे रोड ने एक्विजिशन के लिए तो नहीं एक्वायर तो नहीं किया है, किसी और पर्पस के लिए, कहीं किसी कॉलेज के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, कहीं वो ज़मीन आपकी एक्वायर तो नहीं हुई है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक्वायर हुई होगी तो आपको यहाँ लिखना होगा, तो उस केस में 99% चांसेस है CLU नहीं हो पाएगी। इफ देयर इज अ रोड फ्रॉम वेयर द लैंड इज इजिली एक्सेसिबल, जो रोड है जहाँ से आपने ज़मीन तक जाना है तो उसका डिस्टेंस कितना है, कौन सी रोड है, उसका नाम क्या है, वो आपने पॉइंट नंबर 16 में फिल करना है, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 है, क्या आपने पहले भी कोई अप्लाई किया था, क्या आपको रिजेक्शन हुई, अगर रिजेक्ट हुई क्यों हुआ था, तो वो आपने लिखना है। कई बार हो सकता है किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट कम हो तो रिजेक्ट हुआ होगा, उस केस में उसको मेंशन करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया था, उस समय मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, जब ये रीज़न था। तो अगर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से रिजेक्शन होगी तो मे बी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट की वजह से कोई रिजेक्शन होगी तो वो हो सकता है फुलफिल आप कर सकते हो। अगर डिपार्टमेंट लिख दिया कि ये एक्विजिशन में है तो वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्विजिशन में होगी, जब कोई और रीज़न भी, वैलिड रीज़न भी हो सकता है, ठीक। ये इसकी एप्लीकेशन जो फॉर्म नंबर 1 जो मेन है, जो एप्लीकेंट अप्लाई करता है CLU उसके लिए। अब इसके नीचे 3 चीज़ें, ये आप क्या कर रहे हो, डिक्लेरेशन दे रहे हो। पहले नंबर बात ये पहला डिक्लेरेशन ये है कि कहता है आई हुई जो भी अप्लाई कर रहे हैं हम रिक्वायर्ड NOC लेंगे डिपार्टमेंट से, सारे डिपार्टमेंट से क्या लेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट से NOC लेंगे। अब यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम है तो आपको जो एप्लीकेंट है उसको NOC लेने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट अपने आप वेरीफाई करता है, अपने आप सबमिट कर देते हैं वो NOCs। उसके बाद कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दी है ये करेक्ट है, अगर गलत होगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरी डिक्लेरेशन ये रहती है। तीसरी डिक्लेरेशन ये रहती है कि जो अगर मुझे परमिशन मिलती है कन्वर्जन की तो अकॉर्डिंगली एक्ट के हिसाब से लैंड रेवेन्यू JNK लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से ही मैं एक्ट करूंगा। जिस तरीके से मैंने परमिशन ली है मैं उसके बाहर नहीं जाऊंगा, एक्ट के बाहर जाके काम नहीं करूंगा। यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर होते हैं, ठीक। उसके बाद एक नीचे सीट है, जो आपको सीट क्लर्क जो डीलिंग हैंड होगा वो ये फिल करके, नाम शाम फिल करके, RO विलेज वगैरह फिल करके रसीद एप्लीकेंट को दे देगा। ऑनलाइन में तो डाउनलोड हो जाएगी नेट से ही। तो ये था फॉर्म 1 जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉर्म 1 जो है एप्लीकेंट जब अप्लाई करता है CLU के लिए तो ये फॉर्म 1 उसके लिए होता है। तो अगर आपने अब यहाँ तक पहुँचे हो इसका मतलब आप पूरा वीडियो देखा है मेरा आपने। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको लगा होगा कहीं पे हार्डवर्क इन्वॉल्व होता है इसमें,
तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।